बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रीटी इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। इमरान अपने साथियों के हमराह एक बड़े कमरे में मौजूद था। सरगशाकर अलहदा कमरे में थे कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान हाथ में एक कॉर्डलेस फ़ोन पीस उठाए अंदर दाखिल हुआ। प्रिंस, चीफ बॉस से बात कीजिए, नौजवान ने फ़ोन पीस इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो इमरान ने इससे फ़ोन पीस ले लिया और फिर इसका बटन प्रेस कर दिया। यस, प्रिंस स्पीकिंग, इमरान ने कहा। लॉन्गफील्ड बोल रहा हूँ प्रिंस। क्या आप लोग जिस स्टेशन वैगन पर आए हैं वो ओल्ड डगलस की है? दूसरी तरफ से लॉन्गफील्ड की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, क्यों? इमरान ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। ओल्ड डगलस ने इस बारे में नॉरफॉक को बता दिया है और फिर नॉरफॉक के आदमियों ने आपको इस स्टेशन वैगन पर मेरी तरफ आते हुए चेक कर लिया है, लॉन्गफील्ड ने कहा। तो फिर? इमरान ने सर्द लहजे में पूछा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, नॉरफॉक में ये खुद हिम्मत नहीं है कि वो मेरे पॉइंट पर हमला करता, इसलिए से यहाँ की एक और इंतहाई ताकतवर ग्रुप रोस्टन से रब्ता किया है ताकि सरगशाका और आपको मुझसे ज़बरदस्ती हासिल किया जा सके। लेकिन रोस्टन ग्रुप में मेरे आदमी भी हैं, उन्होंने मुझे इत्तला कर दी है। दूसरी तरफ नॉरफॉक ने मेरे एक दोस्त राफ्ट से बात की है और इसे धमकी भी दी है कि वो एक्रीमियन फ़ौज को मेरे खिलाफ ले आएगा। राफ्ट ने मुझसे बात की तो मैंने उसे कह दिया है कि आप लोग मेरे पास ज़रूर आए थे, लेकिन मैंने आपको अपने पास रखने से इनकार कर दिया है और आप लोग स्टेशन वैगन पर वापस चले गए। इधर रोस्टन को मैंने खुद फ़ोन करके इससे भी यही बात कह दी है कि आप लोग मेरे पास मौजूद नहीं हैं। इसलिए अगर रोस्टन ने मेरे खिलाफ कोई हरकत की तो मैं इसके पूरे सिंडिकेट को तबाह करके रख दूंगा। लेकिन इसके बावजूद मुझे शुबा है कि रोस्टन बाज नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो हुकूमत के साथ मिलकर मुझे या मेरे सिंडिकेट को शिकस्त देगा तो फिर एक्रीमिया में इसकी चौधराहट कायम हो जाएगी, लॉन्गफील्ड ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि अब हम तुम्हारे पॉइंट से वापस चले जाएं? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मैंने ये बात कब कही है प्रिंस? मैं असूलों का आदमी हूँ। असूलों के लिए तो मैं खुद को तो क्या पूरे सिंडिकेट का खात्मा करा सकता हूँ और पूरा एक्रीमिया मेरी इस आदत को जानता है। ये सारी रिपोर्ट मैंने इसलिए आपको दी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। बाकी वो स्टेशन वैगन में कहने पर मेरे आदमियों ने ठिकाने लगा दी है, इसलिए अब वो वैगन किसी को भी कभी नहीं मिल सकेगी। इसे यहाँ से करीब ही एक गहरी झील में डबो दिया गया है और अब वो कभी सतह पर ना आ सकेगी। आप लोगों को कामरून पहुँचाने के लिए मैंने फुल प्रूफ बंदोबस्त कर लिया है। अभी थोड़ी देर बाद मैं एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर आ रहा हूँ। आप सब लोग मेरे साथ इस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर पर सवार होकर एक वीरान साहिल पर पहुँच जाएंगे, जहाँ एक ताकतवर बहरी लॉन्च मौजूद होगी। इस लॉन्च के जरिए हम बैनुल-अक़वामी समुंदर में मौजूद एक सामान ले जाने वाली बहरी ट्रॉलर में पहुँच जाएंगे और फिर ट्रॉलर हमें शुमाली बहरे ओकियानूस के एक जजीरे हावड़ में पहुंचा देगा। हावड़ पहुंचकर हम हर तरह से महफूज हो जाएंगे। हावड़ से हेलीकॉप्टर के जरिए शुमाली कांडर की बंदरगाह फाइलैंड और फिर वहां से एक चार्टर जेट तैयारे के जरिए हम सीधे कामरून पहुंच जाएंगे। ये सारा सेटअप मैंने इंतहाई सोच समझ कर तैयार किया है। इससे हम रास्ते में मौजूद एक्रीमियन बहरी अड्डों, बहरी फौज और ऐसे ही दूसरी तमाम रुकावटों से बच जाएंगे और किसी को भी मालूम हुए बगैर खामोशी से कामरून पहुंच जाएंगे, लॉन्गफील्ड ने जवाब दिया। हमारे साथ कौन कौन जाएगा? इमरान ने पूछा। मैं खुद जाऊंगा, लॉन्गफील्ड ने कहा। नहीं, तुम्हारा साथ जाना ठीक नहीं है। तुम अगर यहाँ से गायब हो गए तो नॉरफॉक को शक पड़ जाएगा। वैसे भी तुम्हारा नाम सामने आने के बाद अब ये लोग बहरी नाकाबंदी की तरफ खास तवज्जो देंगे, इमरान ने कहा। मेरी आप फिक्र ना करें प्रिंस, मेरे ख़ास आदमी साथ होंगे और मेरी मौजूदगी की वजह से वो पूरी तरह होशियार रहेंगे। इसके अलावा लॉन्च और ट्रॉलर में इंतहाई जदीद तरीन असलहा भी मौजूद होगा। इस तरह हम हर सूरत हाल का मुकाबला कर लेंगे, लॉन्गफील्ड ने कहा। तुम यहीं रहो, हमारे साथ अपना कोई ऐसा आदमी भेज दो जिस पर तुम्हें 100% एतमाद हो और सिर्फ उसे ही असल सूरत हाल का इल्म हो, और बस, इमरान ने कहा। ठीक है, आप जैसे कहें। मेरा ख़ास आदमी बारगो आपके साथ होगा। बारगो बहरे ओकियानूस का कीड़ा समझा जाता है और वो इंतहाई ज़हीन और 100% काबिल एतमाद आदमी है, लॉन्गफील्ड ने कहा। ठीक है, फिर हमने कब रवाना होना है? इमरान ने कहा। अभी मैं हेलीकॉप्टर पर आ रहा हूँ, लॉन्गफील्ड ने कहा। हेलीकॉप्टर के अलावा और कोई जरिया नहीं है? हेलीकॉप्टर तो निगरानी करने वालों को नजर आ जाएगा, इमरान ने कहा। इसकी आप फिक्र ना करें,
हेलीकॉप्टर पहले मुखालिफ सिमत पे सफ़र करेगा और फिर एक लंबा चक्कर काट कर वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ लॉन्च मौजूद होगी, लॉन्गफील्ड ने कहा। ओके, ठीक है, हम मुंतज़िर हैं, इमरान ने कहा और बटन ऑफ करके उसने फ़ोन पीस इस नौजवान की तरफ बढ़ा दिया जो फ़ोन लेकर आया था, और नौजवान फ़ोन पीस लेकर मुड़ा और वापस चला गया। इमरान ने अपने साथियों को तफसीलात बताई तो सबके चेहरों पर परेशानी के तासुरात उभर आए। हम चूहे की तरह चूहेदान में फंस गए हैं। कहाँ रहता है ये नारफॉक? मेरे साथ चले, मैं पहले इसका खात्मा कराता हूँ, तनवीर ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। क्या नारफॉक के ख़त्म हो जाने से हुकूमत एक्रीमिया और इसकी एजेंसियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी? ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हुकूमत एक्रीमिया नारफॉक की कारकर्दगी पर मुकम्मल एतमाद रखे हुए हैं और नारफॉक भी अपने क्रेडिट के चक्कर में इस मामले में फ़ौज को इस्तेमाल नहीं कर रहा, वरना क्रीमिया के मफादात इस वक्त जिस अंदाज में सरगशाका के साथ वाबस्ता हो चुके हैं, इससे तो पूरी क्रीमियन फ़ौज को हरकत में ले आना चाहिए था। और अब सिर्फ 2 या 3 दिनों का खेल बाकी रह गया है, और क्या ये बात कम है कि सरगशाका जिंदा सलामत इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि नारफॉक लामहला बहरी नाकाबंदी करने की कोशिश करेगा और इसके लिए वो एक्रीमियन नेवी को हरकत में ले आएगा, कैप्टन शकील ने कहा। जो होगा देखा जाएगा, अभी इसे इस मामले की में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इमरान ने बेनियाजाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। आपको लॉन्गफील्ड पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही एतमाद है, सफदर ने कहा। जाहिर है लॉन्गफील्ड बहरी स्मगलर है, इसलिए लॉन्गफील्ड बहरहाल हमें यहाँ से निकालने के लिए बहरी रास्ता ही इख्तियार करेगा। लेकिन मुझे लॉन्गफील्ड की जहानत पर यकीन है कि इसने बहुत सोच समझ कर ये सारा सेटअप बनाया होगा। इसके बावजूद भी अगर कुछ होता है तो फिर से निपट लिया जाएगा, इमरान ने जवाब दिया और सबने इस बात में सर हिला दिया। सरगशाका का एक्रीमियन मेकअप ना कर दिया जाए, सफदर ने कहा। इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हाँ, अलबत्ता सरगशाका को जूलिया बनाया जा सकता हो तब तो ठीक है, इमरान ने कहा और सब साथी बेख्तियार हंस पड़े और इसके साथ ही माहौल पर छा जाने वाला तनाव ख़त्म हो गया। इमरान साहब, क्या किसी आप दोस्त का बंदोबस्त नहीं हो सकता? कैप्टन शकील ने कहा। हो सकता है, बशर्त ये कि वो आबदोज एक्रीमियन नेवी की हो, वरना तो शायद हम 1 इंच भी आगे ना बढ़ सकेंगे, इमरान ने जवाब दिया और सब साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। जूलिया, तुम जाकर सरगशाका को कह दो कि वो सफ़र के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन उन्हें तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है, इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा और जूलिया सर हिलाती हुई उठी और कमरे से बाहर चली गई। टेलीफोन की घंटी बजते ही नारफॉक ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, नारफॉक बोल रहा हूँ, नारफॉक ने कहा। राफ्ट बोल रहा हूँ नारफॉक, दूसरी तरफ से राफ्ट की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, क्या हुआ राफ्ट? मुझे तुम्हारी कॉल का शिद्दत से इंतज़ार था, नारफॉक ने कहा। मेरी लॉन्गफील्ड से बात हुई है नारफॉक। लॉन्गफील्ड ने मुझे बताया कि अफ्रीकी चीफ सेक्रेटरी सरगशाका को एक स्टेशन वैगन में इसके पास लाया गया था। ले आने वाले का नाम प्रिंस था और दूसरे इसके साथी थे, लेकिन लॉन्गफील्ड ने इस अफ्रीकी को अपने पास रखने से इनकार कर दिया। इसका कहना था कि वो इस अफ्रीकी को जानता था, क्योंकि इसका ताल्लुक हुकूमत से था, इसलिए लॉन्गफील्ड ने अपने असूल के मुताबिक इन्हें रखने से इनकार कर दिया और प्रिंस और इसके साथी स्टेशन वैगन लेकर वापस चले गए, राफ्ट ने कहा। वो गलत कह रहा है, सरगशाका इसके पास मौजूद है। लॉन्गफील्ड के एक आदमी ने, जो इसके हेडक्वार्टर में काम करता है, इसकी तस्दीक की है, नारफॉक ने मुंह बनाते हुए कहा। हो सकता है कि तुम्हारी बात दुरुस्त हो, लेकिन इतना मुझे भी मालूम है कि लॉन्गफील्ड का वाकई असूल है कि वह हुकूमत से मुतालिक आदमियों के बारे में कभी किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया करता, राफ्ट ने कहा। ठीक है, मालूम हो जाएगा। बहरहाल अब तो तुम्हारा कोई गिला नहीं रहेगा, नारफॉक ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। जाहिर है, जब लॉन्गफील्ड ने इनकार कर दिया तो अगर अब सरगशाका इसके पास से बरामद हो जाते हैं तो फिर किसी गिले का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे एक बात मैं फिर कहूँगा कि लॉन्गफील्ड के खिलाफ हरकत में आने से पहले एक बार फिर इस बात को कंफर्म कर लेना, राफ्ट ने कहा। तुम फिक्र ना करो, अब मैं इतना भी अहमक नहीं हूँ कि वैसे इस पर चढ़ दौड़ूंगा, नारफॉक ने जवाब दिया। ओके, गुड बाय, दूसरी तरफ से कहा गया और नारफॉक ने भी गुड बाय कहकर रिसीवर रख दिया। अभी से रखे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और नारफॉक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। ये इसका खुसूसी नंबर वाला फ़ोन था, इसलिए इससे पीए का कोई ताल्लुक ना था और इस नंबर को नारफॉक बराह रास्त अटेंड किया करता था। यस, नारफॉक बोल रहा हूँ, नारफॉक ने रिसीवर उठाते हुए कहा। रोस्टन बोल रहा हूँ नारफॉक, दूसरी तरफ से रोस्टन की आवाज़ सुनाई दी और नारफॉक चौंक पड़ा। हाँ, क्या रिपोर्ट है? नारफॉक ने कहा।
तुम्हारे आदमियों की तरफ से ये बात लीक आउट हो गई है कि तुमने मुझसे लॉन्गफील्ड के सिलसिले में रब्ता किया है। चुनाचे ये इतला लॉन्गफील्ड तक पहुंच गई। लॉन्गफील्ड ने मुझसे बराह रास्त रब्ता किया और मुझे बताया कि नॉरफॉक की इतला गलत है। अफ्रीकी शख्सियत को इसके पास लाया जरूर गया था, लेकिन इसने इसे वापस कर दिया है और अब वो अफ्रीकी शख्सियत इसके पास नहीं है, रोस्टन ने कहा। वो गलत कह रहे हैं रोस्टन, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, अगर तुम काम नहीं कर सकते तो मत करो, अब मैं खुद इस सिलसिले में बराह रास्त काम करूंगा, नॉरफॉक ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। मेरी बात तो पूरी होने दो। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि जब तक मैं खुद कंफर्म ना हो जाऊं ऐसी बात पर यकीन नहीं किया करता। और ये बात भी तुम जानते हो कि और तुम्हारे साथ साथ सब जानते हैं कि जुराइम की दुनिया में अगर लॉन्गफील्ड का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ रोस्टन है। और जब सूरत हाल ये हो तो फिर लामहला एक दूसरे की कार्रवाइयों से बाखबर रहना पड़ता है। मेरे आदमी लॉन्गफील्ड ग्रुप में मौजूद हैं और ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि इनके इंतहाई करीबी साथी हैं। चुनांचे मैंने रब्ता किया और मुझे अभी अभी एक हतमी इत्तला मिली है कि लॉन्गफील्ड ने इस अफ्रीकी शख्सियत और इसके साथियों को इंतहाई पुरस्कार अंदाज में कामरून पहुंचाने का पूरा नक्शा तैयार किया है और इस नक्शे का इल्म मुझे हो गया है। ये इत्तला इंतहाई हतमी और दुरुस्त है, रोस्टन ने कहा। क्या है बताओ जल्दी, नॉरफॉक ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। मेरा मुआवजा मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं इसे घेर कर इस अफ्रीकी को जिंदा या मुर्दा हासिल ना कर सका तो मैंने बहरहाल ये सारा प्लान तो ट्रेस आउट कर लिया है, और अगर ये प्लान ट्रेस आउट ना होता तो तुम्हें और हुकूमत एक्रीमिया के फरिश्तों को भी मालूम ना हो सकता था और वो अफ्रीकी कामरून पहुंच जाता, रोस्टन ने कहा। ठीक है, तुम्हारा मुआवजा तुम्हें ज़रूर मिलेगा, वादा रहा, नॉरफॉक ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर सुनो, लॉन्गफील्ड ने अपने अड्डे से अफ्रीकी शख्सियत और इसके साथियों को एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर पर उठाया है और वो इन्हें वीरान साहिली इलाके कैरन लेकर गया है, जहाँ एक बड़ी और ताकतवर लॉन्च पर ये लोग सवार हुए हैं। लॉन्गफील्ड साथ नहीं गया, इसके खास आदमी साथ हैं। ये लॉन्च इन्हें बैनुल-अक़वामी समुद्र में मौजूद सामान बरदार बहरी ट्रॉलर जिसका नाम जेरी फ्लावर है तक पहुंचा देगी। जेरी फ्लावर इन्हें शुमाली बहरे ओकेयानूस के एक जजीरे हावर्ड लेकर जाएगी। हावर्ड से हेलीकॉप्टर के जरिए ये शुमाली कांडर की बंदरगाह फाइलैंड पर पहुंचेंगे और फिर फाइलैंड से एक चार्टर तैयारे से वो लोग कामरून पहुंच जाएंगे, रोस्टन ने तफसील बताते हुए कहा। क्या इत्तला हर लिहाज से हतमी है? नॉरफॉक ने कहा। बिल्कुल 100% हतमी है, रोस्टन ने जवाब दिया। ठीक है, शुक्रिया, अब मैं खुद ही सारा बंदोबस्त कर लूँगा, नॉरफॉक ने कहा और फिर इसने कैरल दबाकर राब्ता ख़त्म किया। और फिर जब हाथ उठाकर इसने टून सुनी तो इसने तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। यस, PA टू चीफ सेक्रेटरी। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से चीफ सेक्रेटरी के PA की आवाज़ सुनाई दी। मैं नॉरफॉक बोल रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से तक एक इंतहाई ज़रूरी और फौरी इत्तला पहुँचानी है, नॉरफॉक ने कहा। होल्ड ऑन करें, मैं पूछती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? थोड़ी देर बाद PA की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। यस, नॉरफॉक ने जवाब दिया। बात कीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो सर, मैं नॉरफॉक बोल रहा हूँ, नॉरफॉक ने कहा। नॉरफॉक, क्या हो रहा है? अब देखोगे कितने दिन बाकी रह गए हैं। मैंने तुम पर एतमाद किया है, लेकिन तुम ना जाने क्या कर रहे हो, चीफ सेक्रेटरी ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। सर, आपकी इस एतमाद का शुक्रिया। आपने वाकई इन हालात में मुझ पर एतमाद करके मुझे इंतहाई इज्जत बख्शी है। और सर, मैं मुसलसल काम कर रहा हूँ। ब्रुक से सर्गशाका को पाकिस्तान के इमरान ने छीन कर ओल्ड डगलस तक पहुँचाया और फिर वहाँ से निकालकर सर्गशाका को यहाँ के एक बदनाम बहरी स्मगलर लॉन्गफील्ड के अड्डे पर ले जाया गया। अभी मैं इस अड्डे को घेरने ही वाला था कि मुझे इनके फरार होने की ना सिर्फ इत्तला मिल गई, बल्कि इनका कामरून तक पहुँचने का पूरा प्लान भी मिल गया। इस प्लान के तहत सर्गशाका, इमरान और इसके साथियों को एक हेलीकॉप्टर पर इस लॉन्गफील्ड के अड्डे से एक वीरान साहिली इलाके कैरन तक ले जाया गया है। कैरन से एक ताकतवर लॉन्च के जरिए ये लोग बैनुल-अक़वामी समुद्र में मौजूद एक बहरी ट्रॉलर जेरी फ्लावर पर पहुंचेंगे। फिर जेरी फ्लावर इन्हें जजीरा हावर्ड पहुंचाएगा। जजीरा हावर्ड से ये लोग हेलीकॉप्टर के जरिए शुमाली कांडर की बंदरगाह फाइलैंड पर पहुंचेंगे और फाइलैंड से ही चार्टर तैयारे के जरिए सब कामरून पहुंच जाएंगे। नॉरफॉक ने रोस्टन से मिलने वाली इत्तला दोहरा दी। ओह, वेरी बैड, इस कदर बावसाइल हैं ये लोग। अब इस वक्त ये लोग कहाँ हैं? चीफ सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। जाहिर है अब तक ये लोग बहरी ट्रॉलर में मुंतकिल हो चुके होंगे और अब बहरी ट्रॉलर हावर्ड जजीरे की तरफ जा रहा होगा, नॉरफॉक ने जवाब दिया। मैं अभी बहरिया के एडमिरल को कहता हूँ कि वो इस ट्रॉलर को घेर कर इसे मिसाइलों से उड़ा दे, चीफ सेक्रेटरी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा।
सर, इस तरह सर्गशाखा की लाश भी ना मिलेगी, और जब तक इनकी लाश ना मिलेगी इसकी आखिरी रसूमात अदा नहीं हो सकती, और जब तक आखिरी रसूमात अदा ना होंगी नायब सरदार चीफ सरदार ना बन सकेगा, बल्कि सरदारों की कौंसिल फैसला करेगी। और नायब सरदार तो दरपर्दा एग्रीमेंट है, लेकिन सरदारों की कौंसिल का झुकाव मुस्लिम ममालिक की तरफ है। नॉरफॉक ने जल्दी जल्दी तफसील बताते हुए कहा। ओह हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, फिर तो हमें सर्गशाखा को जिंदा पकड़ना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। जिंदा हाथ आ जाए तो ठीक, वरना बहरहाल इसकी लाश तो हर हालत में मिलनी ही चाहिए, ताकि इसकी रसूमात अदा हो सकें, और इस तरह हमारा आदमी नायब सरदार चीफ सरदार बन जाएगा, नॉरफॉक ने कहा। फिर मुझे एडमिरल को क्या हुक्म देना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी ने पूछा। आप मुझे सरकारी नुमाइंदा कहकर एडमिरल को कह दें कि वो मेरी हिदायत के तहत काम करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिंदा या मुर्दा सर्गशाखा को बहरहाल आपके सामने पेश कर दूंगा, नॉरफॉक ने कहा। ठीक है, मैं एडमिरल से बात करता हूँ, तुम 10 मिनट बाद इसे फ़ोन कर लेना, और फिर से बाकी तमाम मामलात खुद ही तय कर लेना, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो नॉरफॉक का चेहरा मुसरत से खिल उठा, क्योंकि अब इसकी हैसियत चीफ सेक्रेटरी से भी कहीं ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई थी। अब तो यकीनन बहरिया का चीफ एडमिरल भी इसकी मातहती में काम करने पर मजबूर हो जाएगा। इसे बड़ी बेचैनी के आलम में देख देख कर 10 मिनट गुजारे, और फिर फ़ोन का रिसीवर उठाकर इसने तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। यस, नेवी हेडक्वार्टर। राब्ता कायम होते ही एक सख्त सी आवाज़ सुनाई दी। एडमिरल रोनाल्ड से मेरी बात कराओ। मैं हुकूमत क्रीमिया का खुसूसी नुमाइंदा नॉरफॉक बोल रहा हूँ। अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने मेरे बारे में एडमिरल साहब को ब्रीफ किया होगा, नॉरफॉक ने बड़े फ़ख्रिया लहजे में कहा, और नॉरफॉक के चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए। यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से इस बार मौदबाना लहजे में कहा गया। हेलो, एडमिरल रोनाल्ड बोल रहा हूँ। जनरल मवाद एक भारी और बावकार आवाज़ सुनाई दी। नॉरफॉक बोल रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी साहब ने आपको मेरे बारे में ब्रीफ किया होगा, नॉरफॉक ने कहा। यस सर, हुक्म दीजिए, दूसरी तरफ से एडमिरल ने कहा। तो नॉरफॉक के चेहरे के आसाब खुशी से इस तरह फड़कने लगे जैसे इसे रेशा हो गया हो। हुक्म नहीं जनाब, हमने मिलकर काम करना है, एक्रीमिया के मफाद में, नॉरफॉक ने कहा। थैंक यू। बहरहाल फरमाइए कि मैं क्या ताउन कर सकता हूँ, एडमिरल ने कहा। यहाँ फ़ोन पर तो तफसीलात तय नहीं हो सकती, मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ, नॉरफॉक ने कहा। तशरीफ़ ले आइए, दूसरी तरफ से कहा गया, और नॉरफॉक ने ओके कहकर रिसीवर रखा, और फिर उठकर वो तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। सामान लादने वाला बहरी ट्रॉलर जेरी फ्लावर खासी तेज रफ्तारी से समुंदर में सफ़र करता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। इमरान और इसके साथी सर्गशाखा समेत अभी थोड़ी देर पहले इस ट्रॉलर में मुंतकिल हुए थे। ट्रॉलर में सामान के कंटेनर मौजूद थे, लेकिन ट्रॉलर के अंदर खुफिया तहखाने भी बने हुए थे, जिनमें इंतहाई जदीद तरीन असलहा भी मौजूद था, और छुपने के लिए खुफिया जगहें भी। वैसे ट्रॉलर को इस अंदाज में एडजस्ट किया गया था कि वो बज़ाहिर तो सामान लादने वाला आम सा बहरी ट्रॉलर था, लेकिन दर हकीकत वो एक छोटा सा बहरी जंगी जहाज़ था। इसके अंदर इंतहाई खुफिया अंदाज में इंतहाई ताकतवर और इंतहाई खौफनाक मिसाइल नस्ब थे। ऊपर से हवाई हमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंप्यूटराइज्ड ऐसी एयरक्राफ्ट गनें मौजूद थीं जो एक लम्हे के 1000वें हिस्से में नमदार होकर निशाना लेती और फिर ट्रॉलर की तह में गायब हो जाती। ट्रॉलर के कैप्टन का नाम डिक था, और वो लॉन्गफील्ड का ख़ास और बाएतमाद साथी था। इसके अलावा इमरान और इसके साथियों के हमरा लॉन्गफील्ड का दस्ते रास्त बारगो भी ट्रॉलर पर मुंतकिल हुआ था, और फिर इमरान ने बारगो के हमरा पूरे ट्रॉलर को चेक किया था और इस ट्रॉलर में मौजूद तमाम खुफिया सिस्टम्स के बारे में मालूमात हासिल की थी। इस वक्त इमरान और बारगो दोनों कैप्टन डिक के ऑफिस में बैठे हुए थे, जबकि इमरान के दूसरे साथी सर्गशाखा के साथ नीचे खुफिया तहखानों में थे। कैप्टन डिक, अगर ट्रॉलर को एक्रीमियन नेवी के जंगी जहाज़ घेर लें तो आप किस तरह बचाव करेंगे, इमरान ने कहा। जनाब, अब जंगी जहाज़ों से तो नहीं लड़ा जा सकता, ये सारा सिस्टम तो मुखालिफ स्मगलरों के लिए है, लेकिन नेवी वैसे तो ट्रॉलर पर हमला ना करेगी, वो यहाँ चेक करेगी, और यहाँ सिवाय सामान के कंटेनरों के और इन्हें मिलेगा ही क्या, कैप्टन डिक ने जवाब देते हुए कहा। एक्रीमियन नेवी इस चक्कर में नहीं पड़ा करती जनाब, कोस्ट गार्ड्स और एंटी स्मगलिंग स्टाफ चेकिंग करता है, और इनसे हमारे राब्ते पहले ही होते हैं, इसलिए सब कुछ रस्मी होता है। हमें ख़तरा दरअसल मुखालिफ तंजीमों से होता है, वो एक दूसरे की साख ख़त्म करने के लिए अक्सर एक दूसरे के ट्रॉलों पर हमला ही करते रहते हैं। इनसे निपटने के लिए यहाँ मुनासिब बंदोबस्त मौजूद हैं,
इसलिए आप कतई बेफिक्र रहें, बारगो ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें लॉन्गफील्ड ने ब्रीफ किया है कि हम लोगों की क्या अहमियत है? इमरान ने तिहाई संजीदा लहजे में कहा। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि आप साहिबान को हर सूरत में हमने जजीरे पर पहुंचाना है और हम पहुंचा देंगे, बारगो ने जवाब दिया। क्या इस ट्रॉलर में कोई ताकतवर लॉन्च, किश्ती या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसकी मदद से अगर हम चाहें तो ट्रॉलर छोड़कर इस जजीरे तक पहुंच सकें? इमरान ने कहा, क्योंकि इसकी छठी हिस्स बार बार अलार्म बजा रही थी कि किसी भी लम्हे ट्रॉलर को घेरा जा सकता है। और वाकई अगर एक्रीमियन नेवी ने ट्रॉलर को घेर लिया तो फिर इसका बच निकलना नामुमकिन हो जाएगा। ट्रॉलर के तमाम इंतजामात को अपनी सतह तक अच्छे थे, लेकिन जाहिर है कि जहाँ हुकूमत मुकाबिल हो वहाँ इन इंतजामात की हैसियत सिवाय बच्चों के खिलौनों के और क्या हो सकती थी। और इमरान जानता था कि अगर हुकूमत एक्रीमियन तक ये बात पहुँच गई कि सरगशाका को इस अंदाज में एक्रीमिया से निकाल कर लेकर जाया जा रहा है तो फिर इस पूरे समुद्र में हर तरफ एक्रीमियन जंगी बहरी जहाज ही नजर आएंगे, क्योंकि इस वक्त सरगशाका एक्रीमिया का मुस्तकबिल बन चुके थे। लेकिन असल और हकीकी खतरे को सिवाय इमरान के ना ही कैप्टन डिक समझ पा रहा था और ना ही बारगो। वो इसे आम सी स्मगलिंग समझ रहे थे। हमारे पास लॉन्च भी है और हिफाजती किश्तियाँ भी हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहें, इन्हें इस्तेमाल करने की नौबत ही ना आएगी, कैप्टन डिक ने जवाब देते हुए कहा। क्या आपके पास डंपिंग बोट भी है? इमरान ने कहा तो कैप्टन डिक चौंक पड़ा। जी हाँ, वो भी है, लेकिन वो तो सामान के लिए इस्तेमाल होती है, इंसानों के लिए तो नहीं होती, कैप्टन डिक ने जवाब देते हुए कहा। क्या इसमें मेरे साथी और मैं समा सकते हैं? इमरान ने पूछा। जी हाँ, लेकिन वो तो इंतहाई इमरजेंसी और इंतहाई कीमती सामान महफूज रखने के लिए होती है और काफ़ी गुंजाइश है इसमें, कैप्टन डिक ने कहा। इसे ट्रॉलर से उतारने और हुक करने का क्या बंदोबस्त है? इमरान ने पूछा। इसका खुफिया इंतजाम है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में इसे समुद्र में उतारकर इसे ट्रॉलर के नीचे हुक किया जा सकता है, कैप्टन डिक ने जवाब दिया। आपके पास इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर तो होंगे? इमरान ने पूछा। जी हाँ, 2 सिलेंडर हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं, ज़रा खुलकर बताएं, कैप्टन डिक ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। बात यह है कि हमारे साथ जो अफ्रीकी शख्सियत है, इसकी तलाश में एक्रीमिया की हुकूमत सरतूड़ कोशिश कर रही है। वो इन्हें जिंदा या मुर्दा हर सूरत में चाहिए। इसलिए अगर हुकूमत एक्रीमिया तक ये इतला पहुँच गई कि इस ट्रॉलर में इन्हें लेकर जाया जा रहा है तो पूरी एक्रीमियन नेवी इस ट्रॉलर को घेर सकती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा घेराव हो तो हम सब इस डंपिंग बोट में छुपकर समंदर के नीचे चले जाएं, ताकि वो ट्रॉलर की तलाशी लें तो इन्हें ना ही हम मिलें और ना ही अफ्रीकी शख्सियत। लेकिन मसला यह है कि ये डंपिंग बोट चूँकि सामान के लिए बनाई गई है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन की फराहमी नहीं हो सकती, और ये भी हो सकता है कि वो इस ट्रॉलर के जजीरे तक निगरानी करें, इमरान ने कहा। इसकी आप फिक्र ना करें, डंपिंग बोट में ऑक्सीजन की फराहमी का भी इंतहाई माकूल इंतज़ाम है, क्योंकि बाज़ औक़ात सामान इंसान से भी ज़्यादा कीमती होता है। इस बोट में ऐसा आला मौजूद है जो समुद्र के पानी से ऑक्सीजन कशीद करके बोट में सप्लाई करता रहता है, कैप्टन डिक ने कहा तो इमरान ने इंतहाई इत्मीनान का तवील सांस ले लिया। यहाँ से जजीरा कितने फासले पर होगा? इमरान ने पूछा। तवील सफ़र है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 8-10 घंटे लग सकते हैं, कैप्टन डिक ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अगर आपको कोई मामूली सा खतरा भी महसूस हो तो आपने फ़ौरन मुझे इत्तला करनी है, और फिर हम सब इस डंपिंग बोट में बैठकर समुद्र की तह में उतर जाएंगे, इमरान ने कहा। ठीक है, अब आप बेफिक्र रहें, अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे। अव्वल तो मुझे यकीन है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कैप्टन डिक ने कहा, और इमरान सा हिलाता हुआ उठा और इनके कमरे से बाहर निकलकर अपने साथियों की तरफ बढ़ता चला गया, ताकि इन्हें इमरजेंसी की सूरत में डंपिंग बोट में शिफ्ट होने के बारे में बता सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।